जी प्रबल जी, अब आपसे एक चीज है और स्पेसिफिक ये है कि अगर आपको मतलब आप आज हम लोग 15 दिन पहले भी 20 दिन पहले भी दो प्रमुख विपक्षी पार्टियां, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को थोड़ा परहेज था इस सब बातों में। लेकिन अगर आप देखिए कि जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है और जब से उनका घर वो लिया गया है, तब से घूम फिर करके ये लोग भी वही बात करने लगे हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। और कल जब स्टालिन साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें डेरेक ओब्रायन का ओपनिंग भाषण था और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बीजू जनता दल के लिए, नवीन पटनायक साहब के लिए और वाईएसआर कांग्रेस के लिए साफ साफ कहा कि इस समय आपको ये डिसाइड करना होगा, आप तटस्थ, आप फेंस सिटर नहीं हो सकते हैं, आपको डिसाइड करना होगा कि आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। और मेरे हिसाब से बहुत हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट था। दूसरा, कल ममता बनर्जी ने जितना बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये कहा है अपनी स्पीच में, उन्होंने कहा कि ये जो दंगे कराए गए, ये बाहर से लोग आए जो होटल में रुक के दंगा करा के, इनका काम ये दंगा कराना था। और उन्होंने वहां पे ओपनली मुसलमानों के का नाम लेके उनको डिफेंड किया और कहा कि इस समय मुसलमान अपने रमजान में और रोजे में लगे हैं, वो इस तरह के उसमें नहीं शरीक हुए हैं। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि देर सवेर राहुल गांधी के पीछे ये रोक रैली, या पीछे ना बोलें, पीछे बोलने से लोगों को दिक्कत होगी, राहुल गांधी जिस मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों को अब सबको थक हार के उन्हीं मुद्दों पे अब बात करनी पड़ रही है, जिसमें मुख्य रूप से अडानी है। प्रबल जी। जी देखिए, वर्तमान समय में जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए 7 फरवरी 2023 को संसद के अंदर, लोकसभा में खासकर, उसके बाद जिस तरीके से उन पर कार्रवाई हुई, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, सजा हो गई, सब कुछ हुआ, और उसके पहले जो भारत जोड़ो यात्रा की थी राहुल गांधी, मैं सोचता हूं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म हुई है 30-31 जनवरी को, वहां से टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया था और भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के अंदर एक अलग सा फैक्टर था, क्योंकि जितने विपक्षी दल हैं, जिन जिन लोगों का नाम आप ले रहे थे, दिल्ली में बैठे हुए, बंगाल में बैठे हुए, इन सबका वोटिंग जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो एक ही है। खासकर मुसलमानों के बीच में और दलितों और पिछड़ों में भी मैं जैसे मिला हूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि एक नया चर्निंग शुरू हुई है विचारों में कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही है जो देश के अंदर लोकतंत्र को बचा सकती है। ये नई शुरुआत मैंने देखी है, ये पहले नहीं थी। पहले जो नैरेटिव सेटअप कर देते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया के माध्यम से, लोग उसी पर ही चलते थे। तो नहीं, मुझे लगता है कि इस सेंस को इन लोगों ने सूंघ लिया है, इसलिए ये लोग अब हमलावर हो रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है, जो 20,000 करोड़ रुपए का जो उन्होंने मुद्दा उठाया है कि अडानी के पास जो ये 20,000 करोड़ रुपए आया है, विनोद अडानी ने जो फर्जी कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। वो पैसे का हमें स्रोत ही नहीं पता, वो पैसा आया कहाँ से। वो पैसा आईएसआई के लोगों का है, कि वो पैसा शुजा पाशा का है, कि वो पैसा दाऊद इब्राहिम का है, कि वो पैसा जो है तालिबान का है, या पैसा किसी और ऑर्गेनाइजेशन का है, हमें नहीं मालूम जो पैसा किस माध्यम से आया है। और राहुल गांधी ने वो सवाल उठाना शुरू कर दिया है और सवाल पे स्टिक है। कुछ कोशिशें हुई हैं, एक आध लोग हैं अभी भी जिनको आप लोग बहुत ज्यादा मॉडरेट है उन लोगों के विषय में, वो लोग ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को, खासकर कांग्रेस पार्टी की बुरी बुरी प्रशंसा करूंगा मैं राहुल गांधी की, कि वह अपने मुद्दे पर स्टिक है। और जहां तक अब तो ये तय करना पड़ेगा वाईएसआर कांग्रेस को भी या बीजू जनता दल को कि वह गोडसे की विचारधारा के साथ है। जो देखिए, जब तक अंग्रेज थे, अंग्रेज डेमोक्रेट थे, उन्होंने गांधी को मारने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने गांधी की हत्या का प्रयास नहीं किया। लेकिन जो फांसीवादी लोग हैं, गोडसेवादी लोग हैं, इन्होंने गांधी को मार दिया। तो जो गांधी को मार सकते हैं, जो गांधी का चित्र हटा सकते हैं, वो सारे लोग एक तरीके के लोग ही हैं। तो ये फांसीवादी, फासिज्म की यह एक परिचय है। इसमें हमें कहीं भूल नहीं करनी चाहिए कि फांसीवादी गोडसे के साथ अगर रहते हैं वाईएसआर कांग्रेस, अच्छी बात है, रहे। बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जी अगर फांसीवादी ताकतों के साथ, गोडसेवादियों के साथ रहना चाहते रहे, तो अब तो लड़ाई गांधीवाद और गोडसेवाद के बीच में है। गोडसे और फासिस्ट एक तरफ है और गांधीवादी तरीके से लड़ने वाले राहुल गांधी एक तरीके से है, एक तरफ है।
और बड़ी खुशी की बात यह है कि धीरे धीरे देश का जनमानस जो है वो राहुल गांधी के प्रति बड़ा ही उसके प्रति दिल में बहुत सारी जगहें बन रही हैं। जिस जिस हिसाब से इनके ऊपर हमलावर हो रही है भारतीय जनता पार्टी, उससे रोज न रोज कांग्रेस पार्टी तो जितनी मजबूत हो रही है, राहुल गांधी की व्यक्तित्व में भी मजबूती आ रही है। और मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक विचार होने लगा था कि राहुल गांधी की पब्लिसिटी होने लगी है, हमें इससे 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 कैसे पार पाना है। तो उन्होंने कोशिश की और उन्होंने उन्हें हटाया और उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की। तो ये सब उसी चीजों में हमें देखना होगा। और मैं एक अंतिम वाक्य कहकर मैं बात को खत्म करूंगा कि अगर जो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ है, जो भी है, वो इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, वो इस देश के संविधान के खिलाफ है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है। वो सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है। भारत का संविधान जो गांधी को मार सकते हैं, जो गांधी को मार सकते हैं, वह आने वाले समय में गांधी की मूर्तियों को भी खंडित कर सकते हैं। वो आने वाले समय में जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि हैदराबाद में जो टी राजा सिंह है, इनका एमएलए है, वो जो उसने मार्च निकाला था रामनवमी के दिन, उसमें गोडसे की तस्वीरें लहराई जा रही। तो आने वाले समय में गांधी की मूर्तियों पर भी हमला हो सकता है इन आरएसएस के लोगों के द्वारा, आरएसएस से जुड़े संगठनों के द्वारा। और दूसरा जो है वह लोग एक और काम कर सकते हैं, वो काम यह है कि वह जो आने वाले समय में बुद्ध की स्तूपों पर भी हमला कर सकते हैं, वह बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर भी हमला कर सकते हैं। यह लोग बहुत ही निर्मम किस्म के इंसान हैं। इनसे आप लोग डेमोक्रेटिक रूप से जो हम लड़ना चाह रहे हैं, उनसे डेमोक्रेटिक रूप से नहीं लड़ पाएंगे। उनसे अगर लड़ना होगा तो हमें और भी ताकतों के साथ मिलकर इनको रोकना होगा। बस मुझे ये कहना है। जी 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 प्रबल जी, अब चलते चलते एक अंतिम क्लोजिंग स्टेटमेंट, और मैं थोड़ा आपसे आपके महत्व का, मतलब आपको जो अच्छा लगता है वो प्रश्न पूछ रहा हूं। किसानों का भी रोल होगा क्या है? जैसे किसानों का रोल बहुत, हम लोग यूपी में हम लोगों को उम्मीद थी कि किसान आंदोलन हुआ है, उसके बाद वेस्टर्न यूपी के किसान आंदोलित हैं, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन जो भी हुआ उसके अपने कारण हो सकते हैं। कर्नाटक में भी किसान बहुत संगठित हैं और वहां के किसान भी अच्छी किसानी खेती बाड़ी करते हैं। ये तो तय है कि बीजेपी की जो प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र की सरकार है, वो किसानों के हित में नहीं है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। तो क्या इसका भी कोई एक प्रभाव पड़ेगा, जितना आपका संपर्क है, जितने आप किसान उसमें मोर्चे में घूम रहे हैं, कि वो किसान भी इस बार थोड़ा बीजेपी को सबक सिखाने के मूड में है? प्रबल जी देखिए, हमेशा चर्चा एक हो रही है कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन ने कुछ नहीं किया, किसान आंदोलन का इम्पैक्ट नहीं हुई। गलत आकलन है। किसान आंदोलन नहीं होता तो समाजवादी पार्टी 25 सीट से नीचे निपट जाती। आज जो 125 है तो वह इसी के कारण है कि किसान आंदोलन ने एक मोमेंटम दिया। उसके बाद जो आप विषय देख रहे हैं, अडानी का मुद्दा, अंबानी का मुद्दा, इस विषय को 13 महीने तक किसान आंदोलन नहीं, चिल्ला चिल्ला के किसानों ने ही पूरे देश को बताया। और जो वॉइसलेस को वॉइस देने का काम था, वह काम किसान आंदोलन ने किया। नहीं तो आपको याद है कि उसके पहले कोई बोलता था तो वो क्या कह करके चुप करा देते थे, कुछ भी कह देते थे। कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता था। और उसका फायदा मिला है। उस किसान आंदोलन की एनर्जी का फायदा आपको भारत जोड़ो यात्रा में भी दिखा होगा। भारत जोड़ो यात्रा में जो मोमेंटम बना है, उसमें किसान आंदोलन उसके जड़ में है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और जहां भी चुनाव होगा, जिस राज्य में चुनाव होगा, किसान एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और किसान आंदोलन ने एक चीज तो तय कर दी है कि किसानों के हितों की बात किए बिना कोई सत्ता में नहीं आ सकता। वर्तमान समय में धनखड़ जो हैं वो उपराष्ट्रपति क्यों बना दिए गए? वो तो राज्यपाल थे, उनको राष्ट्रपति क्यों? क्योंकि उनको किसानों के वर्ग जाति को खुश करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि एक हमारे पास हमने एक व्यक्ति को रखा है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत घबराहट है, इतना नहीं। और मैं एक चीज और कहता हूं, मैं पिछली बार भी आपके कार्यक्रम में मैंने कहा था, उसको मुझे लगता है कि उसको हाईलाइट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ओबीसी का अपमान
नरेंद्र मोदी ने किया, न कि राहुल गांधी ने किया। क्योंकि किसानों को जो उन्होंने परजीवी, आंदोलनजीवी और अपने नेतृत्व में जो गालियां दिलवाई उन्होंने, उनके प्रवक्ताओं ने जो गालियां दी, खालिस्तानी, नक्सली, माओवादी और क्या 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 क्या, आतंकवादी, चीनी एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट, सारी चीजें, वह सारी जातियां जो थी वो किसानों के साथ जो आई थी, सारी जातियां तो ओबीसी थी। उसमें पटेल थे, गुर्जर थे, जाट थे, मौर्य थे, सैनी थे, और उसके बाद कुशवाहा थे, कछार थे और कुर्मी थे, और कौन कौन सा बहुत सारी जातियां, राजभर थे, निषाद थे। जितनी ओबीसी अति पिछड़ी जातियां थी, सारी की सारी किसान जातियां। यह नरेंद्र मोदी शायद भूल गए हैं, और मुझे लगता है इस बात को विपक्षी दलों को भी हाईलाइट करना चाहिए कि ओबीसी जातियां ही किसान जातियां हैं। अगर आप लैंड रिकॉर्ड्स देख लेंगे तो मैक्सिमम खेती की जो लैंड है वो ओबीसी जातियों के पास है और अति पिछड़ों के पास है। अपर कास्ट के पास जो खेती की जमीनें थी वह अब धीरे धीरे डिमिनिशिंग हो गई है, बहुत कम हो गया। वो शहरों में रहते हैं, अपर कास्ट शहरों में रहते हैं, खेती अभी भी जो है पिछड़े और अति पिछड़े करते हैं। तो उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने जो अपमान किया वह पिछड़ों का, अति पिछड़ों का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और एक बात मैं कहकर, आपने एक अडानी का विषय और नरेंद्र मोदी जी के विषय में एक ओबीसी वाली बात आपने एक और की थी। नरेंद्र मोदी जी जनजात पिछड़े नहीं है साहब। नरेंद्र मोदी ने पिछड़ों का दंश नहीं झेला है कभी। नरेंद्र मोदी पिछड़े 2002 में, वह तो टेक्निकल, मतलब वो तो नए नए ओबीसी है, वह तो अपर कास्ट में पैदा आए हुए, उन्होंने गरीबी नहीं देखी है। और यह अगर अनुसंधान होगा तो पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी का परिवार गरीब भी नहीं था। ये सब जो है, ये सारी बातें जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताई जाती हैं, ये सारी बातें जो हैं वो आप समझ लीजिए वो झूठ का पुलिंदा है। नरेंद्र मोदी जी न तो कभी चाय बेचे हैं, न तो नरेंद्र मोदी जी गरीब रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी गरीब रहते तो अमेरिका कैसे घूमने जाते साहब, ये आप बताइए। अगर नरेंद्र मोदी जी मांग कर खाए हैं जीवन भर, तो यूरोप की यात्रा में और अमेरिका की यात्रा में कैसे रह गए? स्टाइलिश कपड़े वो कैसे पहनते थे? जब वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे तो स्टाइलिश कपड़े कैसे पहनते थे वो? अगर गरीब आदमी, मैं तो नहीं पहन पाता हूँ, मैं भी तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मैं भी तो वो हूँ, मेरे कपड़े तो वही है जो आज से 3-4 साल पहले थे। मेरे तो नए कपड़े हो पाए। तो नरेंद्र मोदी जी के पास कहां से कपड़े आ गए? नरेंद्र मोदी जी इस देश के बहुसंख्यक जो समाज में जो अमीर लोग हैं उसका रिप्रेजेंट करते हैं। बहुसंख्यक समाज के जो अमीर तबके का है उसका वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वो खासकर उस जाति के हैं जो जाति इस देश के अंदर हमेशा लूट के तंत्र में लगी रहती है, वो उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और अडानी का विषय, एक बात कह देता हूं, जब जब चुनाव होगा अडानी का विषय चलता रहेगा और राहुल गांधी और हमलावर होंगे। और मैं एक और चीज आपको भी कह देता हूं, डिबेट में आप लोगों को मैं आपके माध्यम से तमाम और चैनलों के जो अल्टरनेट मीडिया पर हैं, वह लोग बड़ी जल्दी कुछ लोगों के भ्रम में फंस जाते हैं, उनके भोले चेहरों पर फंस जाते हैं कि बहुत बड़ी बात कह दी, उसने व्यक्तिगत हमला कर दिया नरेंद्र मोदी पे, बड़े खुश हो जाते हैं। उसके पीछे की साजिश को हमेशा याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए किसी एक आंदोलन का निर्माण हुआ था, किसी एक पार्टी का निर्माण, जिसका उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी को तबाह करना, इस देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त करना। ऐसे लोगों के मोह जाल में न फंसे और उस पर आप लोग डिबेट ना करें। मैं बस इतने ही हाथ जोड़कर आप लोग से प्रार्थना करूंगा कि जितना आप लोग ने अच्छा कर्म किया है, कर्म करते हैं, वो एक डिबेट जो है आप लोगों का, एक खराब व्यक्ति के उस पर आकर सारा आपका जो पुण्य कार्य है वो गड़बड़ हो जाता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी फिर से मैं प्रशंसा करूंगा कि 20,000 करोड़ रुपए का उन्होंने अभी भी मुद्दा पकड़ा हुआ और नरेंद्र मोदी से जवाब मांगते हैं। और मैं भी कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 20,000 करोड़ रुपए किसका है, विनोद अडानी ने किसका लगाया, आईएसआई के शुजा पाशा का है कि दाऊद इब्राहिम का है कि तालिबान का है कि किसका है? ये सवाल का जवाब आपको देश को देना ही होगा। और अगर सही से जांच हो जाए तो नरेंद्र मोदी जी जेल के अंदर जाएंगे। बस मैं इतना कहूंगा।